यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। ये थे हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया कि वो 3.25 लाख रुपए के आसपास टैक्स पे करते हैं। उन्होंने ये बात एक अलग कंटेक्स्ट में कही थी। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि देश में जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है वो नहीं करना चाहिए। लोग बस ट्रेन जला देते हैं, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है। और इसी पॉइंट को एम्फेसाइज करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि वो खुद 5 लाख रुपए सैलरी ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसमें से लगभग 3.25 लाख रुपए टैक्स के रूप में चला जाता है। अब इससे कई लोग नाराज हो गए, कई लोग मजाक उड़ाने लगे उनका कि राष्ट्रपति को यही नहीं पता कि उनकी इनकम टैक्स फ्री है। तो पहली बात तो मैं उन महानुभावों को ये बता देता हूं जो व्हाट्सएप या फिर ट्विटर से केवल अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, देश के राष्ट्रपति की इनकम टैक्स फ्री नहीं होती है। अब हम हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि देश के राष्ट्रपति की इनकम कितनी होती है। मैं अज्यूम करता हूं कि आप सबको उनकी सैलरी पता होगी, लेकिन उनका इनकम टैक्स एक्चुअली में कितना आता है, क्या वो 2,75,000 रुपए होता है या नहीं, इसको हम जानेंगे आज इस लेक्चर में। तो एक काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो होगा। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर वहां फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन सर्च फॉर मी यूजिंग दिस हैंडल एवरीवेयर एल्स। इस लेक्चर का पीडीएफ आप pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप जीएस और ऑप्शनल की समग्र कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हैं। और इस कोर्स पर इस वक्त आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आप महिपाल कोड यूज करेंगे तो एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेक्चर के अंत में। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए थे और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि 15 साल बाद देश के किसी राष्ट्रपति ने रेल से यात्रा करी थी। तो ये ट्रेन से गए थे कानपुर के, वहां पर कानपुर में ही इनका पैतृक गांव है और उसी के पास में ये स्पीच दे रहे थे 25 जून को, जहां पर इन्होंने ये बात कही थी कि मेरी सैलरी 5 लाख है लेकिन मैं 2,75,000 रुपए टैक्स देता हूं। और इन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था कि मुझसे ज़्यादा पैसा कई सारे ऑफिशियल्स जैसे कि टीचर्स कमाते हैं। आई थिंक इनका हिंट कॉलेज प्रोफेसर्स की तरफ होगा क्योंकि स्कूल टीचर्स की तो इतनी सैलरी होती नहीं है गवर्नमेंट में। एनीवेज, अभी बात यह है कि राष्ट्रपति की सैलरी और इनकम टैक्स के ऊपर एक डिबेट सा छिड़ गया ऑनलाइन स्फीयर में। कई लोगों ने इस बात का मखौल उड़ाया कि राष्ट्रपति की सैलरी टैक्स फ्री है। गलत जानकारी है ये। पहली बात तो आप ये जान लो कि राष्ट्रपति की सैलरी पर टैक्स लगता है। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको ये बात मालूम होगी, अगर नहीं पढ़ा है तो आज जान लो कि राष्ट्रपति की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है और इनकी सैलरी को रेगुलेट करने के लिए कानून पास किया गया था 1951 में, जिसका नाम है प्रेसिडेंट्स इमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951। इसी कानून के तहत राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, रिटायरमेंट के बाद उनको क्या सैलरी मिलेगी, ये सब तय होता है। अब 1951 के बाद से इस कानून में कई बार संशोधन किया जा चुका है क्योंकि 70 साल तक ऑफकोर्स सैलरी एक समान नहीं रह सकती। तो आखिरी संशोधन इसमें 2017 में हुआ था जब राष्ट्रपति की सैलरी को 1.5 लाख रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया था। तो 2018 फरवरी से सैलरी 5 लाख रुपए है एज ऑफ राइट नाउ। अगर आप इसका इतिहास देखना चाहें कि ओरिजिनली कितनी थी तो देखो 1951 में स्टार्टिंग में सैलरी 10,000 प्लस 15,000 अलाउंस, तो एक तरह से 25,000 रुपए की तनख्वाह थी राष्ट्रपति की। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया 1985 में, फिर 1989 में, 98 में जाकर इसे 50,000 किया गया और 2008 में 1,50,000। और हर बार जब ये चेंज करी गई तब इसी कानून में बदलाव किया जाता था। 2008 में एक और इंपॉर्टेंट बदलाव आता है कि राष्ट्रपति की जो पेंशन है वो 3 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर जो भी आखिरी सैलरी ड्रॉन है उसका 50% कर दिया गया। इसका मतलब 2008 से पहले राष्ट्रपति की पेंशन प्रति माह 25,000 रुपए हुआ करती थी, यानी कि 3 लाख रुपए सालाना। अब ये बढ़कर हो चुकी है 50% ऑफ सैलरी, यानी कि अब प्रति माह 2.5 लाख रुपए की पेंशन राष्ट्रपति को मिलेगी। हर साल बजट में राष्ट्रपति के लिए एक अलग बजट रखा जाता है और वो बजट अप्रोक्सीमेटली 60 to 66 करोड़ के बीच में होता है। मतलब ये 2018 और 19 के फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं। तो इतना बजट रह रहा है पिछले 2-3 सालों से और इसमें राष्ट्रपति का पूरा खर्चा समाहित होता है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे, वो उनकी सैलरी से नहीं जाएगा। वो इस बजट के अंदर से उनके वाहनों का काफिला, उसकी मेंटेनेंस, उनके लिए जो ऑफिसर्स वहां पर तैनात हैं और जो भी राष्ट्रपति भवन की अपकीप है वो पूरा खर्चा इसी में से लिया जाता है। उनके जो दौरे होते हैं इनका भी पूरा एक्सपेंस यहीं से लिया जाता है। तो राष्ट्रपति को अपनी सैलरी जो आती है 5 लाख रुपए, उसमें से इस तरह के एक्सपेंस नहीं करवाने होते कि उनको ट्रेन की टिकट कटवानी पड़ेगी या फिर हवाई जहाज में जा रहे हैं तो उसका टिकट लेना पड़ेगा। नहीं, ये सारा जो खर्चा है स्पेशल ट्रांसपोर्ट
सपोर्ट एट्सेट्रा, ये सब इस बजट से निकाला जाता है। लेकिन जो उनकी सैलरी है उसके अलावा उनको कई अलाउंसेस मिलते हैं। राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद भी एक घर दिया जाता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज दी जाती है आजीवन। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उनके पति या पत्नी को भी आजीवन मुफ्त में मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं सरकार के द्वारा। और एक वेल फर्निश्ड रेजिडेंस होगा। दिल्ली के लुटियन जोन में ही अक्सर ये घर होता है। फोन फैसिलिटी, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटी, 1 लाख रुपए सालाना का ऑफिस एक्सपेंस और इस तरह की कई फैसिलिटीज एक रिटायर्ड प्रेसिडेंट को भी मिलती हैं। जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उनके हस्बैंड या वाइफ को भी 50% पेंशन दी जाती है। जो प्रेसिडेंट की पेंशन थी उसका भी 50%। तो अब ये कितना हो जाएगा आने वाले समय में? 1.25 लाख रुपए। तो इस प्रकार से एक सर्विंग और एक रिटायर्ड प्रेसिडेंट दोनों को ही सरकार अच्छे से कॉम्पेंसेट करती है और उनकी सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाता है। अब बात आती है इनकम टैक्स की। तो क्या राष्ट्रपति की तनख्वाह पर इनकम टैक्स लगता है? जी हाँ, टैक्स लगेगा। कैसे? देखो, 1995 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें साफ तौर पर यह बात लिखी गई है कि अगर देश में किसी भी इनकम को एग्जेम्प्ट करने के लिए अगर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बना है तो फिर वो इनकम टैक्सेबल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक देश में कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बन जाता कि ये वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, तब तक वो इनकम टैक्सेबल होगी। तो जो 1951 का ये कानून है, प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति इनकम टैक्स नहीं देंगे। तो जब तक इस कानून के अंदर ये नहीं लिखा जाए कि इनकम टैक्स नहीं देना होगा राष्ट्रपति को, तब तक सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1995 के तहत उनको इनकम टैक्स देना जरूरी है। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर लो कि राष्ट्रपति को इनकम टैक्स देना होता है। बाय द वे, ये जानकारी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये लक्ष्मीकांत में भी कहीं नहीं दी गई है। नॉर्मल जो यूपीएससी प्रिपरेशन की बुक्स है उसमें आपको ये सब कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब साल के अंत में जब कोई भी व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए के पास जाता है तो सीए आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी जो इनकम है वो किस हेड में आपको मिली है, यानी कि किस तरह से आपको दी गई है, एज अ सैलरी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस अदर सोर्स में अमूमन रेंटल इनकम को जोड़ा जाता है। मान लीजिए आपका कोई फ्लैट है, घर है, जहां पर आपने किराए पर दे रखा है और उसका किराया आता है, तो वो अदर सोर्स में होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सारी कैटेगरीज मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि मैं सीए नहीं हूं। रफली आपको मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि कैलकुलेशन के लिए सैलरी और अदर सोर्सेज 2 तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब भारत सरकार ने पब्लिकली ये डिक्लेयर नहीं कर रखा कि राष्ट्रपति की जो 5 लाख रुपए की तनख्वाह है इसमें से कितना अमाउंट सैलरी के रूप में जाता है और कितना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में। हम एक एजुकेटेड गेस ले सकते हैं कि ये ज्यादातर अमाउंट सैलरी के रूप में ही जाता होगा या फिर पूरा अमाउंट ही शायद सैलरी के रूप में जाता होगा। तो इसी को बेसिस मानकर हम इनकम टैक्स की गणना करेंगे। 2 और वेरिएबल्स हैं जिनको दिमाग में रखना होगा। पहला कि राष्ट्रपति सीनियर सिटीजन होते हैं तो उनकी कैलकुलेशन सीनियर सिटीजन के स्लैब के अनुसार होगी, और दूसरा कि उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या नहीं। तो अभी आज की कैलकुलेशन के लिए मैं मानकर चल रहा हूं कि राष्ट्रपति ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। वैसे आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप 1.5 लाख रुपीस तक के LIC पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उसमें आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। ठीक है, तो इसके अनुसार भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको नहीं गिन के भी हम दोनों इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं वो इस प्रकार से हैं 5%, 20%, 30%। तो जब आप 60 लाख रुपीस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 18 लाख और कुछ हजार, 30 या 40 हजार रुपए के आसपास आएगा। चलो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल टैक्स कैलकुलेटर है। इसमें मैंने 60 लाख रुपीस इनकम इनपुट किया है। कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर दूसरे जो LIC इंश्योरेंस वगैरह के डिडक्शन है वो मैंने यहाँ पर नहीं डाले हैं। तो अगर आप एक बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उनकी टैक्स लाइबिलिटी देखोगे 60 लाख रुपीस सैलरी पे, तो वो आएगा 18,44,700 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 18.5 लाख रुपए। तो राष्ट्रपति जी को साल में 18.5 लाख रुपए का टैक्स देना होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए प्रति महीने आ जाएगा, 1,53,000 रुपीज। लेकिन पिछले साल एक नया इनकम टैक्स कैलकुलेशन आ चुका है, कंसेशनल रिजीम इसको कहते हैं। इसके अनुसार अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 17,60,000 रुपए का अमाउंट आएगा साल का। तो महीने का अमाउंट 1,53,000 रुपए की बजाय 1,47,000 रुपए आ जाएगा। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 5-6 हजार रुपए कम हो जाएंगे। तो अगर हम कोई भी डिडक्शन कैलकुलेट नहीं करते हैं तो भी राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति माह टैक्स देना होगा।
और अगर आप मान लो कि वो LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, NPS वगैरह में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको थोड़ा सा एग्जाम्पशन मिल जाएगा, तो ये अमाउंट 17.5 लाख की बजाय 17 लाख के आसपास आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख, तो भी 1,40,000 अबाव तो रहने वाला है। तो अभी के लिए हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि 1,40,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच में प्रति माह राष्ट्रपति को इनकम टैक्स देना होता है। तो फिर महामहिम रामनाथ कोविंद जी हर महीने 2,75,000 रुपीज टैक्स देने की बात क्यों कर रहे थे? एक ऐसा अजम्पशन है कि वो कोरोना वायरस के कारण जो सैलरी कट उन्होंने लिया है लास्ट ईयर, उसको भी शायद कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि वो देखो स्पीच दे रहे थे, तो हो सकता है कि उनके दिमाग में वो कैलकुलेशन फटाफट आई हो कि देखो 1.5 लाख रुपए तो सैलरी वैसे ही कोरोना वायरस के कारण उन्होंने फॉरगो कर दी है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर सबने अपनी 30% सैलरी कट लिया था लास्ट ईयर, तो 1.5 लाख रुपए यहां पर हो गए और अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 के आसपास टैक्स में हो गया। तो प्रोबेबली हो सकता है कि वो इसको एक साथ कैलकुलेट करके उन्होंने राइट ऑफ द बैट बोल दिया हो कि 2,75,000 रुपए है। वैसे टैक्स 5 लाख की सैलरी पर प्रति माह 1,40,000 से 1,50,000 रुपए के बीच में ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी राष्ट्रपति जी की सैलरी ही 3.5 लाख रुपीज आ रही होगी, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तो डायरेक्टली कट जाएगा और इसके ऊपर वो सेम कैलकुलेशन टैक्स की बनेगी। तो यहां पर भी उनका टैक्स लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आ जाएगा पर मंथ। अगर वो जो सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है वो फिर से यहां पर आप चाहें तो कर सकते हैं। जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूं। राष्ट्रपति अपना पूरा इनकम टैक्स बचा सकते हैं अगर वो अपनी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पूरी तरह से सरेंडर कर दें। इसका क्या मतलब है? भारत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कानून पास किया गया था 1961 में, वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेशन एक्ट। इस कानून में यह लिखा गया है कि जितने भी भारत सरकार के उच्च पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अगर वो अपनी सैलरी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करा देते हैं, बेसिकली जहां से सैलरी आती है वहीं पर उसको फिर से जमा करा दो, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि राष्ट्रपति भवन का और जो राष्ट्रपति का सारा एक्सपेंस है वो एक अलग बजट से चलता है। तो अगर राष्ट्रपति को पर्सनल सैलरी नहीं चाहिए तो थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल कि वो अपनी सैलरी ना लें और जीरो इनकम टैक्स पे करें, क्योंकि उनका वैसे जितना भी खर्चा है वो तो सरकार उठा ही रही है ना। जो उनका डे टू डे एक्सपेंस है, राष्ट्रपति भवन को चलाने का जो खर्चा है, वो सरकार एक अलग बजट से दे रही है। तो थियोरेटिकली ये भी पॉसिबल है। और ये ना केवल राष्ट्रपति बल्कि अन्य बहुत सारे टॉप गवर्नमेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सभी के लिए पॉसिबल है। अगर आप अपनी इनकम सरेंडर कर देते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो फिर आपको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना कि तीनों जो फंड्स हैं उनके आर्टिकल नंबर क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 और कॉन्टिजेंसी फंड 267। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इसका PDF आप इन दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर जो इस वक्त 35% डिस्काउंट चल रहा है उसका फायदा उठाइए। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स अभी मिलेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल रही है टिल मेंस 2022 या 23, डिपेंडिंग ऑन कि आप 1 ईयर या 2 ईयर का प्लान लेते हैं। तो 1 साल के पैसे में आपको 1.5 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। EMI ऑप्शन पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। हर महीने आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना है, कोई प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है। 20 किताबों का GS का सेट आपको मिलेगा। आप चाहें तो इसे हिंदी में भी ले सकते हैं और इसमें आपको लेटेस्ट अप टू डेट मटेरियल पूरा मिलेगा 2021 जून तक का। 30 जून तक अगर आप सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको 80 टेस्ट्स की टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगी। इसमें 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस ओरिएंटेड टेस्ट शामिल हैं। सब्सक्रिप्शन लेते ही आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते नया बैच बनता है अनअकैडमी पर और भारत के बेस्ट एजुकेटर्स इन बैचेस को पढ़ाते हैं। यहाँ पर 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको अवेल कीजिए यूजिंग दिस कोड और प्रीलिम्स के अपने स्कोर को बढ़ाइए। हर रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, इसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका रखते हैं। यू कैन एनरोल इन कॉम्बैट फॉर फ्री यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड दिस कोड। अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट या गलत लगता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कंप्लेंट सही पाई गई तो आपको हम अवार्ड भी देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।